और इस पार्ट थर्ड में हम लोग बात करने वाले पढ़ने का जुनून। तो बात करते हैं 17वीं और 18वीं शताब्दी की। 17वीं और 18वीं शताब्दी में जो यूरोप का साक्षरता दर था वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था। उसकी साक्षरता दर दिन पर दिन और बढ़ती ही जा रही थी, रुकती नहीं थी। इसका कारण क्या था? इसका कारण था कि जो चर्च था उन्होंने अपने स्कूल को गाँव यानी कि छोटे छोटे गाँव में भी बनाना प्रारंभ कर दिया था, जिसके कारण हुआ था कि न कि अमीर लोग बल्कि गरीब लोग भी और कामगार लोग भी अब पढ़ने लगे थे, जिसके कारण ना कि 17वीं और 18वीं शताब्दी, जिसकी वजह से 18वीं शताब्दी के अंत में यूरोप की साक्षरता दर जो था वो 60 से 80% तक बढ़ गया था। तो इससे हमें पता चलता है कि अब धीरे धीरे लोग बहुत ज़्यादा किताबों को पसंद करने लगे थे और किताबों को पढ़ने भी लगे थे, और जिसके कारण किताबों का प्रकाशन भी क्या हुआ था? बढ़ गया था। प्रकाशन मतलब होता है छापने, किताब की छपाई में बढ़ोतरी हो गई थी। इसका दूसरा कारण क्या था? लोग यानी कि विज्ञापन कैसे करते थे और जो किताब विक्रेता थे वे बाजारों के लिए किताब को कैसे पहुंचाते थे, ये सारी काम कैसे हो रहा था? तो वो एक विज्ञापन के लिए क्या करते थे? विज्ञापन के लिए जो किताब विक्रेता थे उन्होंने फेरी वाले को काम पर लगा दिया। फेरी वाले क्या होते हैं? तो फेरी वाले पर थोड़ा सा बता देते हैं। फेरी वाले अलग अलग गांव में जाते थे और प्रत्येक घर में जा जाकर की किताबों को बेचते थे। ऐसे लोगों को फेरी वाले कहते थे। और यह वही समय था जब इंग्लैंड में एक बुक बनना स्टार्ट हुआ था जिसको हम लोग कहते थे चेप बुक्स। चेप बुक्स को हम लोग एक पेक्सिया किताबें भी कहते थे, और यह बनना प्रारंभ हो गया था, जिसकी वजह से चेप बुक्स क्या होता है उसके विषय में थोड़ा बता देते हैं। चेप बुक्स उस छोटे छोटे किताबों को कहा जाता है, ये कहा जाता था जो बहुत ही क्या होता था? सस्ते दामों में मिल जाता था, और इसे हम लोग पेनी चैप बुक्स भी कहते थे क्योंकि यह बहुत ही कम पैसों में मिल जाता था। तो ये था चैप बुक्स के विषय में। तो विज्ञापन के लिए उन्होंने फेरी वाले को नियुक्त किया जो क्या करता था? गांव गांव में उसको ले जाकर के पहुंचाता था, और गांव गांव में जब पहुंच जाता था तो इससे उसका प्रसार हो जाता था, विज्ञापन भी हो जाता। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि मुद्रण संस्कृति जो था बहुत ही धीरे धीरे विकसित होने लगा था। और यह वही समय था जब समाचार पत्रों में व्यापार और युद्धों से जुड़ी जानकारी भी अभी छापे जाने लगी थी। तो अगला देखते हैं, क्या इस विकास से वैज्ञानिकों को कुछ फायदा हुआ था? वैज्ञानिकों को क्या फायदा हुआ था, ये सारी बातें हम लोग देखते हैं। तो जी हाँ, इससे वैज्ञानिकों को बहुत बड़ा फायदा हुआ था। अगर इस क्वेश्चन का आंसर दिया जाए तो वैज्ञानिकों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था। अगर कुछ नाम लिया जाए तो जैसे कि आइजैक न्यूटन की बात की जाए तो जैसे वैज्ञानिकों ने अपना जो आविष्कार था उसको क्या कर दिया? प्रकाशित करना शुरू कर दिया, यानी कि किताबों में छपवा करके लोगों के लिए पढ़ने योग्य बनाना प्रारंभ कर दिया। और उसमें से कुछ चिंतक थे, दार्शनिक भी होते थे, जैसे की बात की जाए तो टॉमस टेन ने भी मुद्रण संस्कृति की वजह से बहुत ज़्यादा लोकप्रियता हासिल कर ली थी, लोकप्रिय हो गए थे। और जैसे जैसे लोग शिक्षित हो रहे थे, यानी कि लोग पढ़े लिखे हो रहे थे, लोगों को जागरूक, लोग पढ़ने सीख रहे थे, और जिसकी वजह से हो रहा था क्या? उसकी वजह से निरंकुश शासक जो था उसके खिलाफ आवाज़ उठना प्रारंभ होने लगा था, या फिर उन्होंने आवाज़ उठाना प्रारंभ कर दिया था। अब निरंकुश शासक क्या होता है इसके विषय में आप लोग जानते ही होंगे। वैसे शासक जिस पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं हो, वैसे शासक को निरंकुश शासक कहते हैं, जिससे जनता बहुत ज़्यादा उदास रहती है और उसे हमेशा लगता है कि ये निरंकुश शासक हमारे शासक अच्छे शासक नहीं है और वो उसे हटाना चाहते हैं, परंतु उसके विषय में उनके पास कोई आइडिया या फिर किसी तरह का विचार नहीं रहता। तो जैसे जैसे चिंतक और दार्शनिक उभर रहे थे, उनकी बातों को लोग समझ रहे थे और निरंकुश शासक के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। अगला बात की जाए तो कुछ ऐसे नाम, जैसे कि बात की जाती है लुई सेबेस्तिये मार्सिये ने कहा कि छाप खाना, उन्होंने क्या कहा था? एक बहुत बड़ी बात कह दी थी। क्या कहा था? कि छाप खाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार या फिर हथियार कह सकते हैं, औजार बन रहा है और इस जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा। उनके कहने का अर्थ यह था कि छाप खाना जिस स्पीड से, जिस तेजी से तरक्की कर रहा है, अगर वो इसी तरह से तरक्की करता रहा तो एक दिन निरंकुश शासक जो था पूरी तरह से दुनिया से खत्म हो जाएगा। ये जो आंधी आई है ना छाप खाने की, इस आंधी में निरंकुशवाद पूरी तरह से उड़ जाएगा। उनके कहने का अर्थ यह था। तो उनकी यह कही बात जो था बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गया था। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर जो था छाप खाने के प्रति ज्यादा विश्वास बढ़ता जा रहा था और उनकी ये बातें लोगों को पसंद आने लगी थी। क्यों? क्योंकि ये निरंकुशवाद के खिलाफ था और निरंकुशवाद को सब कोई उजाड़ना चाहता था तभी। और कुछ लोग तो यह भी कहते थे कि फ्रांसीसी क्रांति जो था और वही मुद्रण क्रांति की वजह से ही प्रारंभ हुई थी। तो ये था पढ़ने का जुनून और लोगों तक किताबें पहुंचने वाली बात की, लोगों तक किताबें कैसे पहुंच रही थी और लोग किन किन किताबों को ज्यादा पसंद कर रहे थे और किताबों के असर के विषय में भी देखिए। अब बात करते हैं 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी में क्या बदलाव आया था? 19वीं शताब्दी में यह बदलाव बहुत ज़्यादा तेज हो गया था। और इस बदलाव की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं कि 19वीं शताब्दी में यूरोप में साक्षरता दर जो था पहले से भी बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ने लगा था। इसका कारण था सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया था। प्राथमिक शिक्षा यानी कि पहली पढ़ाई, जिसको
वन क्लास से यानी कि प्रथम कक्षा से लेकर के 5वीं कक्षा तक के लिए कहा जाता है, उसको प्राथमिक शिक्षा कहा जाता है। जिसकी वजह से ना कि बल्कि अदर किताबें, बल्कि ये जो पाठ्य पुस्तक की किताबें थी वो दिन ब दिन बढ़ने लगा था। पाठ्य पुस्तक की किताबें क्या होती है? वैसी किताबें जिसको पढ़ने के लिए, स्कूल के पढ़ने के लिए बनाया जाता है, उसको हम लोग पाठ्य पुस्तक कहते हैं। और अगर बात की जाए तो पाठ्य पुस्तक में से दो नाम अगर बात की जाए तो ग्रीम ब्रदर्स और जैकब परी, जो था परी कथाओं और लोक कथाओं के लिए प्रसिद्ध प्रकाशक थे। यानी कि ये दोनों जो थे लोक कथाओं और परी कथाओं, जो बच्चों को तभी बहुत ज़्यादा पसंद आता था, उनकी किताबों को छापने के ये दो बहुत बड़े कह सकते हैं प्रकाशक थे। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं 19वीं शताब्दी में क्या आया था। तो क्या लगता है इससे महिलाओं पर कुछ असर पड़ा था या फिर महिलाओं के पढ़ने के अनुपात में कुछ बढ़ोतरी हुआ था? इस पर थोड़ा नजर डालते हैं। तो बच्चों और महिलाओं और मजदूर, इन तीनों पर असर पड़ा था। तो हाँ, बढ़ गया था। बच्चों की तरह अब महिलाएं भी एक महत्वपूर्ण पाठक बन गया था। पाठक मतलब होता है पढ़ने वाला। और महिलाओं के लिए कौन कौन सी किताबें चल रही थी? अगर महिलाओं के लिए बात की जाए तो चाल चलन और गृहस्थी सीखने वाली किताबें भी छापी जाने लगी थी। सबसे पहला सवाल आता है कि बच्चों के मन में पढ़ने का किताब मन जुनून जैसे ही उभर कर आया, वैसे ही महिलाएं, क्योंकि बच्चों को महिलाएं ही संभालती थी तभी, और वो बच्चों के मन में पढ़ने का जुनून आया या फिर उनके लिए पढ़ने का जो बात थी अनिवार्य कर दिया गया, तो महिलाएं भी उनकी किताब को देखती थी। धीरे धीरे वो पढ़ने के लिए सीखने लगी और उनके अंदर पढ़ने का जुनून आ गया, और उनके लिए एक अलग से किताबें छापी गई कि कैसे चाल चलन करना है, गृहस्थी को कैसे संभालना है, जो महिलाएं इस किताबों को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी थी। अगर बात की जाए तो मशहूर उपन्यासकार की, तो जेन ऑस्टिन ब्रॉन्ड बहनें जो थी मशहूर उपन्यासकार थे तभी के, जो महिलाओं के लिए किताब को छापती थी। अब आता है नई तकनीक के विषय में। क्या क्या नई तकनीक आई थी जिसकी वजह से लोग छाप खाने की ओर आकर्षित होने लगे थे? तो 19वीं सदी के दौरान छापखाने की तकनीक में लगातार सुधार हुए थे, और रिचर्ड एम हो, नाम याद रखिएगा, ये नाम है रिचर्ड एम हो, पूरी नाम है। इन्होंने एक नई छापखाने का आविष्कार किया था जिसमें जो 1 घंटे में 6000 पन्ने को छाप सकते थे। इतना ही नहीं, और उसमें अखबार मुद्रण को बहुत ज्यादा फायदा हुआ, और 19वीं शताब्दी के अंत तक एक और नए छापखाने का आविष्कार हो गया था। देखिए, एक अभी आविष्कार किया ना, एक घंटे में 6000 पन्ने का आविष्कार छाप सकता था, परंतु अभी उसमें और बदलाव कर दिया, और इसका नाम क्या था? ऑफसेट प्रेस। ऑफसेट प्रेस था, और इसमें क्या होता था? एक साथ 6 रंगों की छपाई हो सकती थी, 6 रंगों की। सबसे पहला जो प्रिंटिंग प्रेस आया था उसमें केवल एक ही रंग की छपाई होती थी, अब जो था वो 6 रंगों की छपाई होती थी। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि कलरफुल प्रिंटिंग भी होने लगा था, जिसमें ना कि एक कलर बल्कि 6 रंगों की छपाई होने लगी थी। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि नई तकनीक ने और ज्यादा लोगों को लुभाने लगा। तो इस प्रकार से अब आपको बता देते हैं कि ये 6 रंगों की छपाई कैसे होती है। अगर आपके घर में कभी अखबार आता है तो अखबार के नीचे देख सकते हैं कि डॉट गोल गोल कलर का कुछ लगा हुआ रहता है, इसमें कलर रहता है, किसी में काला रहेगा, कोई सफेद रहेगा, कोई रहेगा लाल। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जितने डॉट रहेंगे उस प्रिंटिंग प्रेस, जो वो प्रिंटिंग मशीन है, उसमें उतने कलर की छपाई हो सकती है। आप एक बार इसको जरूर चेक कीजिएगा। आगे बात करते हैं कि 20वीं शताब्दी में क्या क्या बदलाव आए थे। 19वीं शताब्दी तो हम लोग देख लिए, मुख्यतः 20वीं शताब्दी में छापखाने में क्या बदलाव आए थे, इस चीज पर भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। 20वीं शताब्दी में बिजली से चलने वाली प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कर दिया गया था, जिसमें पेपर को सेट करने का जो तरीका था वह बहुत ही आसान हो गया था, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी गुणवत्ता का प्लेट लगाए गए थे। अच्छी गुणवत्ता का प्लेट यानी कि छापने का जो प्लेट था उसको अच्छी तरह से लगाया था, जिसके चलते ना कि अब जो था उसमें एक और बदलाव आ गया था, वो था स्वचालित और ऑटोमेटिक पेपर रील, जिसकी वजह से क्या हुआ था, रंगों के लिए विद्युत नियंत्रण लगाया गया था, और इससे अब लोगों को पेपर सेट करने की जरूरत नहीं होती थी। स्वचालित ही पेपर को रख दिया जाता था, पेपर रील लगा दिया जाता था, जिसके चलते अब पेपर को केवल रख देने के बाद वो ऑटोमेटिक प्रिंट होकर के दूसरे पेपर लग जाते थे। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं प्रिंटिंग प्रेस में बहुत बड़ा बदलाव 19वीं और 20वीं शताब्दी के बाद आया। तो इन सभी की मदद से दिन ब दिन लिखावट अच्छी गुणवत्ता से होने लगी थी, और इन सभी से हम समझ सकते हैं कि मुद्रण संस्कृति 19वीं और 20वीं सदी तक यूरोप में पूरी तरह से विकसित हो चुका था। तो अभी तक के लिए इतना ही। तो आप समझ सकते हैं आगे आने वाले पॉइंट्स में हम लोग बात करेंगे कि भारत में किस प्रकार से मुद्रण संस्कृति आया, और मुद्रण संस्कृति भारत में किसने लाया था, और सबसे पहले क्या बदलाव आया था। तो ये सारी बातें हम लोग देखेंगे। तो जिनको ये वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और आने वाले वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भूलिएगा नहीं। आपको यहाँ पर एनसीईआरटी से जुड़े हुए सारे सॉल्यूशन विद क्वेश्चन आंसर मिलेगा, जो आपको किसी अन्य चैनल पर नहीं मिलने वाला है। तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।